हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th पूरी मैथ्स वन शॉट वीडियो में करने वाले हैं। सारे थ्योरम्स, सारे के सारे फार्मूलाज। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और बिना किसी टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम चैप्टर 1। इसमें हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं, जिसमें p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर यानी 1, 2, 3 और इधर 0, -1, -2। ये सारे जो नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। 1.1 ये सब इंटीजर में नहीं आता है, ये डेसिमल होता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो और p और q जिसमें क्या हो, इंटीजर हो, और q जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाली संख्या है, वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। उसके बाद इरैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर जिसे हम कांट बी रिटर्न, क्या लिखा है, कांट बी रिटर्न इन द फॉर्म p बाई क्यू, जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हों, वो हमारे होते हैं इरैशनल नंबर। जैसे √2, √3 है ना, ये हमारे इरेशनल नंबर में आते हैं। इन दोनों नंबर्स का जो कलेक्शन है, रैशनल और इरेशनल का कलेक्शन, क्या कहलाता है, रियल नंबर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, एक रैशनल एक इरेशनल। इन दोनों को कंबाइन कर दें तो रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डेसिमल एक्सपांशन। अगर हम रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन करें तो कैसे हो सकता है, जैसे देखो, एक तो वो डेसिमल संख्या जिसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद स्टॉप हो जाते हैं हम, जैसे 0.2, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू तक स्टॉप हो गई संख्या। 0.346889, इसके बाद ये संख्या स्टॉप हो गई। तो स्टॉप होने का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके संख्या का रुक जाना, रुकना यानी टर्मिनेटिंग। और या फिर ऐसा लिख सकते हैं, या तो रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन को, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रही है पर क्या हो रही है, रिपीट सॉरी, रुक नहीं रही है पर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जैसे 0.3333 ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, पर एक पर्टिकुलर संख्या है जो रिपीट हो रही है, तो हमें इस 3 पे बार लगा सकते हैं, 0.3 पे बार इसको लिख सकते हैं नॉर्मल। अगर आपका ऐसा हो 0.234 और 4 पे बार लगा हो, मतलब आगे 444 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 444 रिपीट हो रहा है, मतलब कुल मिला के बार है इस पे, रिपीट हो रही है संख्या और रुक नहीं रही है। तो हमने क्या समझा अभी, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन में दो टाइप के आते हैं, एक तो पर्टिकुलर वैल्यू के बाद स्टॉप हो जाना डेसिमल का, वो भी रैशनल नंबर में आएगा, क्योंकि इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इसको अपॉन में हम 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, रैशनल नंबर। और ऐसा जो रुक नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, पर रिपीट हो रही है संख्या, एक पर्टिकुलर वैल्यू रिपीट हुए जा रही है, इसको भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसकी मैंने ट्रिक बताई है रीट मेंस वाले जो वीडियो डाले मैंने अभी 2 वीडियो, उसमें मैंने ये ट्रिक बता रखी है। तो आपको अगर किसी को देखनी हो तो पर्टिकुलर उस मतलब वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग रुक जाना, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं रुकना पर रिपीट होना, ये दोनों केसेस किस में आएंगे, रैशनल नंबर में आएंगे। अब हम आगे चलते हैं, इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन होता है उसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो संख्या रुक नहीं रही है, और नॉन रिपीटिंग, साथ में रिपीट भी नहीं हो रही है, मतलब ये तो जोल हो गया बहुत ज़्यादा। इधर देखो इस एग्जाम्पल को, 0.241378 उटपटांग कुछ भी नंबर आया जा रहा है और आगे चले भी जा रहा है, रुक भी नहीं रहा है साला। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इरैशनल नंबर बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग यानी नहीं रुक रहा, नॉन रिपीटिंग रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इरैशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रैशनल नंबर में इरैशनल को प्लस या माइनस करें तो भी इरैशनल आता है, रैशनल और इरैशनल को मल्टीप्लाई, उसके बाद हम कुछ फार्मूलाज देखते हैं। जैसे नॉर्मल आपको ये फार्मूला पता होगा
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। उसी एक्स और वाई की जगह यहाँ पर कुछ रूट में संख्या दे रखी है। जैसे देखो पहला वाला तो क्या दे रखा है, पहला वाला सिंपल है, रूट ए बी है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी। इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होके हम इसे साथ में भी लिख सकते हैं और साथ में लिखा हुआ हो तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। फिर अगला एग्जाम्पल इधर देखेंगे, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर। एक्स यहाँ पर क्या है, रूट ए, मतलब रूट ए का स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर क्या होता है, ए होता है। उसके बाद वाई स्क्वायर, वाई यहाँ पर क्या है, रूट बी, मतलब रूट बी का स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर बी होता है। 2xy, मतलब 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। अभी मैंने बताया रूट ए रूट बी अलग अलग हो तो साथ में लिख सकते हैं, तो ये हमने इधर साथ में लिख दिया, तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। वैसे ही इधर क्या लिख रखा है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई अगर मल्टीप्लाई में हो तो ये कौन सी आइडेंटिटी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो इसमें एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर, तो रूट ए का स्क्वायर ए होता है, माइनस, इधर मैंने माइनस लगा रखा है, रूट वाई का स्क्वायर, वाई यहाँ पर क्या है, रूट बी, मतलब रूट बी का हम स्क्वायर करेंगे तो केवल बी आएगा, तो ए माइनस बी हो गया। वैसे ही सिमिलरली ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी, है ना। अगेन एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाली कंडीशन आ रही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स क्या है, ए है, इस बार इसमें रूट नहीं है, तो ए का स्क्वायर माइनस वाई क्या है हमारा, रूट बी, यानी रूट बी का स्क्वायर, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी। यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे, गॉट इट, दोनों सेम हो गए, ए स्क्वायर माइनस बी। रूट ए और बी डिवाइड में है तो हम उसे अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई में अलग अलग लिखा वैसे ही यहाँ डिवाइड में भी हमने अलग अलग लिख दिया। और ये तीनों आइडेंटिटीज़ है जो आई होप आपको समझ आई होगी। फिर ये मैंने एक्सपोनेंट्स में पढ़ाया था, एक्सपोनेंट्स वाले ही ये सारे रूल्स है, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और किसी की भी पावर में अगर ज़ीरो दे रखा हो तो वो क्या होता है, 1 होता है, इसको भी आप साथ में नोट कर सकते हैं। दो मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो यहाँ हमने पी प्लस क्यू लिख दिया। अगर दोनों सेम हैं, बेस सेम है और पावर्स डिवाइड में है तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, पी माइनस क्यू। वैसे ही पावर के ऊपर अगर पावर है तो दोनों क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, और इन दोनों पे पावर सेम है, इस बार पावर सेम हो गई तो नीचे इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके सेम पावर लगा सकते हैं, गॉट इट। और किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 होता है। तो ये था हमारा चैप्टर 1, जिसमें रैशनल इरैशनल नंबर के बारे में बता रखा था और ये कुछ आइडेंटिटीज़ आपको बता रखी थी। अब चैप्टर 2 देखते हैं, पॉलिनोमियल्स, कि आखिर ये किस बला का नाम है। टेंशन लेने की बात नहीं है, देखो एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल, मैंने यहाँ पे आपको सारी जो टर्म्स है वो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाई है, बट मैं यहाँ कोशिश करूँगी एक पिक लगाने की जिसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बता रखी होगी। वो देखकर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या लिख रखा है, लेकिन अगर आप उसे गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। मैं कोशिश करूँगी इमेज लगाने का, आप इमेज देख सकते हैं। और अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, इसी इमेज से रिलेटेड एग्जाम्पल कैसे, जैसे यहाँ पर 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 लिख रखा है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें क्या होता है, ये जो 4, 3, 7 और 2 लिख रखे हैं, ये सारे जो नंबर्स हैं ये क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब, x स्क्वायर, x की पावर 1 और x की पावर 0। यहाँ मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ 2 के बाद x है ही नहीं, x है ही नहीं, तो अगर हमें x लिखना पड़े तो हम उसकी पावर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे 1 लिखने के बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 1, अगेन आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ x की पावर 0 भी हम लिख सकते हैं, केवल बताने के लिए। तो ये इसके साथ जो मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इन सब के साथ ये इसके क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ये सारी टर्म्स आपको समझ आएगी तभी आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये सारे क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। एक्स क्या होता है, इसमें वेरिएबल होता है,
वेरिएबल यानी अज्ञात संख्या जो हमें फाइंड करनी है, हमें पता ही नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है। जब हमें कुछ नहीं पता होता है हम क्या मान लेते हैं, लेट दिस बी एक्स, एक्स मान लेते हैं हम उसको। तो एक्स यानी वेरिएबल, वेरिएबल यानी अज्ञात संख्या जो हमें फाइंड करनी है, निकालनी है, हमें पता ही नहीं है इसका मान क्या है, तो अज्ञात संख्या हो गई। टर्म्स क्या होती है, इसमें कितनी टर्म्स दे रखी है देखना, तो इसमें ये पहली टर्म 4x3, दूसरी टर्म 3x², तीसरी टर्म 7x, चौथी टर्म 2। तो 4 टर्म्स हमें दे रखी है ना। तो ये सारी 4 टर्म्स हमने यहाँ पे लिख दी। डिग्री का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है। अब आपको यहाँ वेरिएबल ही पता नहीं होता तो आप क्या चेक करते, वेरिएबल यानी x, है ना। x की हाईएस्ट पावर इसमें क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, वही हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। हमने कोफिशिएंट्स क्या होता है वो समझा, वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होती है, डिग्री क्या होती है। ये दोनों टर्म्स तो अच्छे से समझ लेना, इसके बाद हम इसके टाइप्स अभी पढ़ने वाले हैं। गॉट इट, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसके अकॉर्डिंग इसके टाइप्स क्या होते हैं देखो। अ पॉलिनोमियल ऑफ, यहाँ पे ये मैंने पूरा कॉमन में लिख रखा है ताकि आगे मुझे बार बार लिखना ना पड़े। अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म, एक टर्म का पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, मोनोमियल। जैसे एग्जांपल 2x, केवल ये एक टर्म लिखी मैंने, प्लस माइनस आगे कुछ भी नहीं लगाया, सेकेंड टर्म लिखी ही नहीं मैंने, तो ये केवल क्या हो गई, वन टर्म। और पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म क्या कहलाता है, मोनोमियल। तो ये 2x 3x² लिख रखा हो तो ये अलग अलग क्या कहलाएंगे, मोनोमियल कहलाएंगे। अगर इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दूँ तो ये क्या कहलाती है, 2 टर्म्स बन जाती है, तो ये क्या हो जाती है, बाइनोमियल हो जाती है। वैसे ही मैं प्लस लगा के लिख दूँ x, प्लस लगा के x³ लिख दिया मान लो, है ना। x³ लिखने पर 3 टर्म्स हो गई, तो क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। ज़रूरी नहीं है मोनोमियल जो हमने लिख रखा हो वो मोनोमियल में पावर कुछ भी हो सकती है। जैसे 3x³ लिखा है तो ये मोनोमियल हो सकता है, मतलब हो सकता है क्या है, कोई एक टर्म पर्टिकुलर लिखनी चाहिए, चाहे x की पावर कुछ भी हो। तो घबराना नहीं कि मोनोमियल लिखा है तो क्या पता ये होगा या नहीं होगा। हम यहाँ टर्म्स की बात कर रहे हैं, इन द बेसिस ऑफ टर्म्स। यहाँ मैंने क्या लिख रखा है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म्स। तो यहाँ टर्म तो देखो 1 ही बन रहा है, और 1 टर्म यानी क्या होता है, मोनोमियल, 2 टर्म यानी बाइनोमियल, 3 टर्म्स यानी ट्राइनोमियल। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिग्री की। अब पावर की बात हो रही है। 1 डिग्री यानी आपको यहाँ पर 3x, x की पावर आपको 1 रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ लिख रखा है 1 डिग्री, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर यहाँ मैंने 3x² कर दिया तो क्या हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी, क्वाड्रेटिक हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर मैंने 3x³ लिख दिया तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें टर्म्स कितनी भी हो सकती है। जैसे मैंने लिखा 3x³ प्लस 4x², केवल ये 2 टर्म्स लिखी है, तो टर्म्स 2 है मतलब बाइनोमियल। और इसकी डिग्री के हिसाब से देखें तो डिग्री इसकी 3 आ रही है, हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, मतलब क्यूबिक, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। और टर्म्स देखें तो इसमें कितनी टर्म्स है, बाइनोमियल 2 टर्म्स है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे एग्ज़ाम्स के लिए भी, तो अच्छे से समझें। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है भाई, हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं, ज़रा लगाना तो 9 में 5 का भाग, ऑब्वियसली आप बोलोगे ये क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो आपका रिमाइंडर क्या आया, 4 आ गया। ठीक है, आपने रिमाइंडर निकालना सीख लिया, चलो भाई मुबारक हो। ठीक है, इफ़ पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड, पॉलिनोमियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, px से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, px से हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस पॉलिनोमियल को हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, लीनियर पॉलिनोमियल का बताना मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था, सोचो सोचो सोचो, इतना मारूंगी ना तुम लोगों को पकड़ के। लीनियर पॉलिनोमियल कहाँ पढ़ा था हमने, अभी नहीं पढ़ा हमने।
जिसकी डिग्री 1 होती है। इसलिए मैंने बोला था ये सारी टर्म्स आपके काम आती है जब आगे आप थ्योरम्स पढ़ते हो, क्वेश्चन करते हो। लीनियर यानी 1 डिग्री। तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल हमने क्यों लिखा है ये ऐसे, क्योंकि इसमें x की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो जब कभी हम किसी पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हम कैसे निकाल सकते हैं, इसी पॉलिनोमियल में x की जगह a पुट कर दें अगर हम, क्योंकि यहाँ x माइनस ए लिख रखा है, और x माइनस ए अगर इसका कोई फैक्टर हुआ तो हम इसको 0 लिख सकते हैं इसको, फिर x बराबर a आ जाएगा हमारा। x बराबर a रखने पर इस पॉलिनोमियल में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। समझ कुछ आया होगा नहीं आपको, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर एग्जाम्पल। मान लो ये एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको मैंने डिवाइड किया x माइनस 2 से। अब बहुत सारों को डिवाइड आता होगा तो वो डिवाइड करने बैठ जाएंगे, जैसे हमने अलजेब्रा में पढ़ रखा है x माइनस 2 को कैसे डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। ठीक है, ये नॉर्मल सबको आता है डिवाइड करना, कि आप यहाँ x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, फिर आप यहाँ माइनस और इधर प्लस कर दोगे तो ये संख्या तो कैंसिल हो गई, इधर प्लस का 2x बचा और इधर से क्या बचा, -1। अब आप किससे डिवाइड करोगे, +2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ क्या आ गया 2x और +2 और इधर -2 तो -4। फिर आप इसको नॉर्मल साइन चेंज कर दोगे तो 2x कैंसिल हो गया, +4 और -1, नीचे रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा। ये तो भाई हमने कर लिया डिवाइड, हो गई रामायण डिवाइड करके। अब हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे, अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम आती, हमने इसको लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह 2 रख देती तो मेरा डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाता, कैसे, 2 स्क्वायर माइनस 1, इस 2 को मैंने इस पॉलिनोमियल के अंदर रख दिया तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 3। अभी हमने पूरा डिवाइड करके सॉल्व किया तो भी हमारा 3 आया था आंसर। ठीक है, और इस रिमाइंडर थ्योरम से हमने सॉल्व किया तो हमारा कितना आसान हो गया। रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या बोलती है, वापस सुनो, एक पॉलिनोमियल है px है, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब आपको कोई x वाली वेरिएबल की पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन होगी, उसे हम एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, ये जो x माइनस ए है इस a को इसमें पुट कर दोगे, फिर सॉल्व करते जाओगे, जो एंड में आंसर बचा, जैसे मान लो 2 बचा, 3 बचा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अगर मान लो आपका आंसर 0 आता है, अगर आपका इसमें रखने पर आंसर 0 आता है तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो x माइनस ए है वो कहीं ना कहीं इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, फैक्टर हो जाएगा फैक्टर, तभी तो इसने इसको पूरा तरीके से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या ले आया, 0 ले आया। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। ये थी रिमाइंडर थ्योरम। अब हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है भाई, आइए देखते हैं। फैक्टर थ्योरम में बोलता है x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ हमें फैक्टर गिवन है, मतलब होगा, कैसे होगा, x माइनस ए फैक्टर कब होगा, इफ़ पी ए बराबर 0। अभी ये वाली बात मैंने ऊपर ही बता दी कि अगर आपका नीचे आते आते रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो मतलब कहीं ना कहीं वो जो x माइनस ए था वो उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो क्या लिख रखा है, इफ़ पी ए बराबर 0, अगर पी ए 0 होता है तो x माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो x माइनस ए हमारा क्या होता है, फैक्टर बन जाता है। इसका जस्ट रिवर्स कर लो, अगर x माइनस ए फैक्टर है, ये गिवन है इस बार कि फैक्टर है, मतलब देन क्या हो जाएगा, पी ए क्या होगा, हमारा 0 होगा। ये चीज़ किसको समझ आई नहीं आई, देखो वापस तीनों लाइन अच्छे से पढ़ो, इफ़ और देन में कंफ्यूज मत हो। इफ़ मतलब अगर ऐसा हुआ, पी ए बराबर 0 हुआ, कोई संख्या उस पॉलिनोमियल में रखने पर 0 आया, तो x माइनस ए उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, बराबर। अब जैसे मान लो मैं आपके सामने लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर मैं इसमें x की जगह 1 पुट कर दूं तो 1 पुट करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है भाई हमारा, तो 1 पुट करने पर क्या बन गया, 0 बन गया। मतलब 1 पुट करने पर 0 बना है तो हम क्या बोल सकते हैं, x इस 1 को यहाँ पर लेकर आ गए, x माइनस 1 हमारा क्या हो गया,
एक फैक्टर हो गया इस इक्वेशन का। आई थिंक आपको एग्जाम्पल से अब अच्छे से समझ आया होगा। ये आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें आपने 1 रख के देखा तो 0 आ गया। 1 रखने पर 0 आया, मतलब x माइनस 1 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। इसी 1 को थ्योरम में क्या लिख रखा है, x बराबर a रखने पर 0 आ रहा हो, या इसमें नॉर्मल p बराबर ऐसा लिख रखा है। ठीक है, नॉर्मल यही लिख रखा है इन्होंने। देखो pa बराबर 0 लिख रखा है, मतलब हमने जब p 1 रखा तो हमारा 0 आ गया, मतलब x माइनस 1 हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब इन दोनों लाइन को और इन दोनों को कंपेयर करो। p1 हमारा क्या हुआ, 0 हुआ। यहाँ पे हमने 1 रख के देखा तो x माइनस 1 हमारा फैक्टर हो गया। यहाँ पे हमारा x माइनस a फैक्टर हो रहा था, क्योंकि ब्रैकेट में a लिखा है तो यहाँ पे भी a, इधर ब्रैकेट में 1 है तो यहाँ पे भी 1। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ आया होगा अच्छे से। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है समझाने की, फिर भी एक बार आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में बेसिक डिफरेंस क्या है कि मतलब आपको है ना, रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, एक पर्टिकुलर लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे थे, वो डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है वो हमें पता करना था। तो हमने ये जो इसका संख्या है कांस्टेंट वाली, इसको उसी x वाले में पॉलिनोमियल में पुट कर दिया, सॉल्व करके रिमाइंडर निकाल दिया। फैक्टर थ्योरम में क्या है, आपको गिवन है कि एक पर्टिकुलर जो है पॉलिनोमियल वो बड़े वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर वो उसका फैक्टर है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। सिंपल। अगर मैं आपको बोलूँ 4 का डिवाइड 8 में करो, तो पता है आपको रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। सिंपल। तो मतलब 4 क्या हो गया, 8 का फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ। तो यही आपको गिवन है इसमें कि 4 जो है, मतलब जैसे कोई एक पॉलिनोमियल है, वो बड़े वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो मतलब उसको इधर रखने पर क्या आंसर आएगा हमारा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। गॉट इट। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है एग्जाम्पल, x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। मान लेते हैं ये हमें गिवन है तो हम क्या निकाल सकते हैं, जब हम इस बड़े वाले पॉलिनोमियल में 1 रखेंगे x की जगह, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आ रहा है 0, मतलब बराबर, सेटिस्फाई। गॉट इट। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने कोशिश की अच्छे से समझाने की, फिर भी कोई भूल चूक हो तो मेरे को माफ़ करना प्लीज़। या भी हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी, x प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये बेसिक है। x माइनस वाई में यहाँ बीच वाली टर्म में माइनस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। गॉट इट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये तीन हम कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब आगे वाली जो है दिक्कत उनमें भी नहीं होनी चाहिए, हम अच्छे से याद करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड, अब 3 संख्या आ गई। पहले कितनी संख्या थी यहाँ पे, 2 संख्या और उसका स्क्वायर, है ना। अब 3 आ गई है, 3 वाली संख्याओं को स्क्वायर, तो पहले तो इंडिविजुअल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करना है, आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, 1 2 2 3, अगेन 3 बैक टू 1, और यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, 2 दे रखा है, तो हर के पीछे 2 2 लगा दो। सिंपल। तो एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, और स्क्वायर दे रखा है तो हर के पीछे हमने यहाँ पे 2 2 2 लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे आसान करने में, मतलब याद करने में हमें आसानी रही। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। आप चाहें तो ये याद रख सकते हैं, या फिर आप नीचे वाली याद रख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, इसमें हर जगह यहाँ पर प्लस आ रहा है। गॉट इट। x माइनस वाई क्यूब में ध्यान रखना, अगर आप ऊपर वाली याद करते हो तो हर जगह माइनस आता है, ब्रैकेट में आपका इधर माइनस है, x माइनस वाई, बाहर भी माइनस, यहाँ भी माइनस, है ना, तीनों जगह माइनस दे रखा है। पर अगर आप नीचे वाली गौर करके देखोगे, ब्रैकेट अगर यहाँ ओपन होगा, 3xy वाई से मल्टीप्लाई जब होगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो इस माइनस प्लस का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे प्लस है माइनस है, ताकि आपके प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करो तो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। गॉट इट। तो ये सारी एल्जेब्रिक इक्वेशंस आप याद रखेंगे। वन मोर इक्वेशन इज दिस, एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसको हम कैसे एलेबोरेट करके लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। याद रखना यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ तक पूरा प्लस आ रहा है, बाद में 3 जगह माइनस आ गया, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अगर आपको इसमें क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 गिवन हो, ठीक है, और आपसे ये पूछा हो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालो, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 3xyz के बराबर हो जाएगा। कैसे, एक्स वाई जेड की जगह तो 0 है, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बनेगा, तो ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर आ गई। ठीक है, इधर पूरा RHS 0 हो गया, और ये माइनस 3xyz इक्वल के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। सिंपल, इतनी मैथ्स आती होगी आपको। तो ये हमारा चैप्टर 2 यहाँ पे ख़त्म हुआ, जिसमें हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा। आई होप दोनों चैप्टर आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं थर्ड चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल चैप्टर आपको कहीं नहीं मिलने वाला, तो टेंशन तो लेनी नहीं है, एकदम बिंदास होके पढ़ना है। मैं पढ़ा रही हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन, वो एरोप्लेन वाला नहीं, ठीक है, प्लेन यानी जिसमें 2 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें किसी को जेड एक्सिस दिख रही है, नहीं दिख रही है, और किसी को दिख रही है तो आप भैया आंखें खराब है तुम्हारी। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इसमें पहला वाला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वाली जो एक्स एक्सिस होती है ये होती है पॉजिटिव, ये क्या होती है, पॉजिटिव। जो ऊपर वाली होती है, ब्लू से बना रही हूँ, ये क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद इधर वाली जो एक्स एक्सिस होती है वो होती है हमारी, सॉरी मैंने गलत बना दिया, रियली वेरी सॉरी, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ये ऊपर वाली हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, उसके बाद इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या होती है, इधर वाली जो है एक्स डैश लिख रखा है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहाँ नीचे जो होती है रेड कलर से बना देती हूँ, ये हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, तो यहाँ मैंने लिख दिया नेगेटिव। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखोगे ध्यान से तो आपको क्या दिखेगा, प्लस और प्लस, तो यहाँ मैंने क्या लिख रखा है, प्लस और प्लस। इधर सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो माइनस और प्लस। अब आप बोलोगे कि माइनस प्लस क्यों लिखा, प्लस माइनस भी तो लिख सकते थे। तो याद रखना जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं सबसे पहले एक्स का जो होता है वो आता है नोटेशन, देन वाई का आता है। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं, देन वाई एक्सिस लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस कहाँ है, ये वाली, और ये क्या है, नेगेटिव, तो इसलिए पहले नेगेटिव आया, उसके बाद पॉजिटिव आया। फिर जब आप इधर नीचे जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में, पहले हम एक्स एक्सिस का लिखेंगे तो नेगेटिव, फिर वाई एक्सिस का लिखेंगे, वो भी क्या दे रखा है, नेगेटिव, तो दोनों क्या हो गए, हमारे नेगेटिव हो गए। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे, पहले हम एक्स एक्सिस का देखेंगे, तो एक्स क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, वाई क्या है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, भाई मैम क्या करा रहे हो आप, तो देखो अगर कोई आपको मान लो क्वेश्चन आ गया कि भाई बताओ 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो कैसे बता पाओगे, आप दोनों के साइन को चेक करोगे कि यार यहाँ प्लस है माइनस है, तो दोनों प्लस आ गए। तो अब आपको समझ आया कि यार ये दोनों प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस हमारे कहाँ आ रहे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। वैसे ही आपको -2 और 3 दे रखा हो तो माइनस प्लस कहाँ आ रहा था, सेकेंड क्वाड्रेंट में, -2 -3 हो गया तो थर्ड क्वाड्रेंट, और +2 और -3 आ गए तो वो होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए, ये जो हमने ग्राफ जिसमें बना रखा है, जिस प्लेन में बना रखा है, हम उसे क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं।
या कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं। और ये जो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रखी है, इनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, एक्स एंड वाई। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दोनों लाइन जिस पे मिल रही है, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ओरिजिन। क्या बोला जाता है, ओरिजिन। यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस, जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है और वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस मतलब ये वाली, इस वाली डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब देखो, कंफ्यूज मत हो ना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, यहाँ तो वाई एक्सिस लिखा है तो आप बोलोगे कि वाई कोऑर्डिनेट क्यों नहीं बोलते। भाई ध्यान से देखो, वाई से उस पॉइंट की डिस्टेंस को बोल रहा है, तो ये डिस्टेंस कहाँ से मेज़र हो रही है, इस एक्स एक्सिस से मेज़र हो रही है। कि मान लो यहाँ पे 5,3 लिखा है, तो यहाँ 5 जो लिखा है मतलब ये एक्स पे कितना है, 5, और वाई पे कितना है, यहाँ पर 3 है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो वाई एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस पूछे हैं, तो इस पॉइंट की वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, 5। तो 5 किस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे है, तो क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट। अगर इसी सेम पॉइंट की 5,3 की अगर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछी जाए, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गई, ये वाली हो गई। मैं अलग पेन से बना देती हूँ। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गई, ये वाली हो गई। ये वाली होने का मतलब ये वाली डिस्टेंस कहाँ मेजर हो रही है, यहाँ पर। कितने पर, 3 पर। और ये 3 क्या है, वाई पर आ रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट। गॉट इट। तो जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से, मतलब हम वाई कोऑर्डिनेट को देख रहे हैं, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालते हैं मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को देख रहे हैं। और इनके एक अलग अलग नाम होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बना रखा है, बीच में ये ऑर्डिनेट ही लिख रखा है ना। ये हमारा थर्ड चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ चैप्टर क्या दे रखा है हमें, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, अभी मैंने बताया था, वापस आ गया। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है कि नहीं, जिसकी डिग्री 1 होती है। गॉट इट। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की लिखने की। और पूछ रहा है 2 वेरिएबल, अभी हम उसमें केवल x की बात कर रहे थे, अब यहाँ वेरिएबल मतलब अज्ञात संख्या, यहाँ पर 2 अननोन वेरिएबल आ गए। ठीक है, x और y। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, जिसमें ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स है। रियल नंबर क्या होता है, फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर को अगर हम मिला दें, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, वो क्या होता है, रियल नंबर। तो आपके ए बी सी √2 √3 भी हो सकते हैं, 1 2 3 भी हो सकते हैं। इस इक्वेशन के इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। कैसे निकलेंगे भाई, आप बोलोगे यार इतने सारे कैसे निकल सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखो, x की वैल्यू रखते जाओगे तो y की वैल्यू आती जाएगी। अगर मान लो मैंने यहाँ पर कोई एक इक्वेशन लिख दी, 2x प्लस वाई बराबर 2, मान लो ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर यहाँ पर आप x की वैल्यू रखते जाओगे, जैसे मान लो x की जगह आपने रख दिया 0, है ना, 0 रख दिया, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 मिल जाएगी। तो x हम यहाँ रखते जा रहे हैं, y हमें मिलता जाएगा। अगर मैं यहाँ x1 रख दूँ, x1 रखने पर हमारा y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ y की अलग वैल्यू आई। फिर ऐसे ही आप x की वैल्यू रखते जाओगे y की वैल्यू भी आती जाएगी। तो ऐसे कितने ही सारे इसके सोल्यूशन बनते चले जाएंगे। तो क्या हो गया, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन, हर एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। देखो लीनियर में हम कैसे लिखते हैं, LINEAR, लीनियर में ये L क्या आ रहा है, बड़ा डंडा ऐसा आ रहा है, मतलब हमेशा इसका ग्राफ क्या होगा, सीधा होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, लीनियर के फर्स्ट लेटर से याद रख सकते हो। x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 किसकी इक्वेशन होती है भाई, देखो
x इक्वल्स टू ज़ीरो, x इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब x है ही नहीं, x हमेशा ज़ीरो ही रह रहा है। तो मतलब वो किसकी इक्वेशन हो गई, y एक्सिस की हो गई इक्वेशन, है ना, कि x ज़ीरो है, y उस वक्त कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 -1 -2, तो ये -1 -2 नीचे वाले और प्लस वाले ऊपर वाले, इन पूरी लाइन पर x हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो x इक्वल्स टू ज़ीरो किसकी इक्वेशन हो गई, y एक्सिस की। सेम एज इट इज़ y इक्वल्स टू ज़ीरो, y इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब इस पूरी लाइन पर, ये जो मैंने बोल्ड कर रखी है, इस पूरी लाइन पर y हमेशा ज़ीरो रहेगा। और ये लाइन कौन सी है, x एक्सिस। तो ये हमारी किसकी इक्वेशन हो गई, x एक्सिस की इक्वेशन हो गई। अब देखो, अगर हमें x इक्वल्स टू a दे रखा हो, यहाँ तो हमने ज़ीरो की बात की थी, अगर x इक्वल्स टू a दे रखा हो तो जो लाइन बनेगी वो हमेशा किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। जैसे देखो, अगर हमें दे रखा हो x इक्वल्स टू 2, मतलब y की कुछ भी वैल्यू रखते जाओ, x हमेशा 2 ही रहेगा। ये यहाँ पर 1, यहाँ पर ये 2, मतलब ये वाली लाइन जो हमने बनाई, हाईलाइट की, यहाँ पर देखो y की वैल्यू चेंज हुए जा रही है, हर एक पॉइंट पर y की वैल्यू अलग अलग आ रही है, लेकिन x हमेशा क्या रह रहा है, हमारा 2 रह रहा है। x हमारा चेंज नहीं हो रहा है, y चेंज हो रहा है। तो ये लाइन किसके पैरेलल हो गई, y एक्सिस के पैरेलल। और दे क्या रखा था, x इक्वल्स टू 2, तो जब x बराबर a दे रखा हो, लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। वैसे ही इसको हटा के सेम y इक्वल्स टू 2 दे दिया जाए तो y इक्वल्स टू 2 मतलब y में 2 यहाँ पर आता है, मतलब ये वाली लाइन जो हमारी बनेगी, ये वाली लाइन में आप x की कुछ भी वैल्यू रखते जाओ, हर बार अलग अलग वैल्यू रखते जाओ x की, पर y हमारा हमेशा 2 ही रहेगा। y हमेशा 2 ही रहेगा मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन बन रही है ये वाली, पर हमारी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 2। तो जब भी y इक्वल्स टू a दे रखा हो, लाइन हमेशा किसके पैरेलल बनेगी, x एक्सिस के। और जब x इक्वल्स टू a दे रखा हो, लाइन हमेशा कैसे बनेगी, y एक्सिस के पैरेलल। गॉट इट। वैसे ही अगर आपको दे रखा हो y इक्वल्स टू mx, m क्या होता है, कोई सी भी संख्या हो सकती है, 2 3 कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उसे हम बोलते हैं स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होगी, मतलब ओरिजिन से पास होगी। जैसे मानो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में x की जगह 0 रखते हैं, तो y हम हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा x 0 रखने पर, मतलब 0,0 आ गया। जब x 0 है तब y भी 0 आ गया। और 0,0 अभी मैंने बताया था किसके कोऑर्डिनेट होते हैं, ओरिजिन के। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये बीच में जो पॉइंट है ये ओरिजिन होता है, वो पॉइंट। तो हमेशा y इक्वल्स टू mx इस ओरिजिन पॉइंट से गुजरेगी स्ट्रेट लाइन। गॉट इट, इसका ये मतलब है। अब देखो, ये हमने पढ़ा अभी 4th चैप्टर। 5th चैप्टर जो है वो पूरा थ्योरेटिकल है, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, यूक्लिड्स एक्सियम एंड पोस्टुलेट। तो वो थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना। और ऐसे देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शायद वो नहीं पूछा जाता है पोस्टुलेट वगैरह, तो इसलिए मैंने 5th चैप्टर को इंक्लूड नहीं किया है इसमें। 6th चैप्टर इंक्लूडेड है, पर मैंने साथ में पढ़ा दूंगी 7th के, ठीक है। पहले 7th के कुछ बेसिक देख लो, 6th और 7th के कुछ टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी, और 6th चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, तो वो मैं अभी इसके बाद कराऊंगी, इस स्लाइड के बाद, ठीक है। अब हम देखते हैं 7th चैप्टर। 7th चैप्टर क्या है भाई, ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 3 साइड होती है, 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, इतना हमें पता है। एक जो प्रॉपर्टी बहुत सारे जने भूल जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या बोलती है कि जब किसी ट्राइंगल के बाहर हम एक्सटीरियर एंगल बना दें, जब किसी ट्राइंगल के बाहर, यहाँ पर आपको दिख रहा है 120, तो हमने क्या बना दिया, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बना दिया। ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो इसके अपोजिट एंगल जो दोनों हैं उसका सम होगा। तो यहाँ मैंने लिख रखा है एंगल x प्लस एंगल y बराबर 120। यहाँ अगर आपको गिवन हो 40, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा हमारा, 80 आ जाएगा। तो उसके लिए 80 आपने कैसे निकाला, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। वैसे ही सेम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, अभी मैंने बताया था, लीनियर पेयर यानी स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन जिस पे एक लाइन ऐसे कट कर रही हो। और लीनियर पेयर में हमेशा दो एंगल का सम या जितने भी एंगल दे रखे हो उनका सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे ये x प्लस वाई 180 डिग्री बन रहा है पूरा एक स्ट्रेट एंगल, तो इसे ही हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। गॉट इट। उसके बाद देखो, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। किसी भी ट्राइंगल में कोई बड़ा एंगल दे रखा हो, मान लो ये वाला सबसे बड़ा एंगल है ना, इसको 105 डिग्री मान लो। ठीक है, 105 डिग्री मान लो। ठीक है, ये मान लो आपका 35 डिग्री है। गॉट इट। तो बताओ तीसरा एंगल कितना होगा, पहले तो ये बताओ। ये दोनों मिला के कितना हो गया, 140। टोटल 180 होता है, तो ये वाला एंगल कितना आ गया हमारा, 40 आ गया। तो जो सबसे बड़ा वाला एंगल है उसके सामने वाली जो साइड होगी ये वाली, ये हमेशा लार्जर होगी, मतलब बड़ी साइड होगी। यही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल। बड़े वाले एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, लॉन्गर, हमेशा बड़ी होगी। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में भी आप देखोगे सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है इसमें, 90 डिग्री। तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है। वही डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है। और अगली स्टेटमेंट क्या लिख रखी है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी ट्राइंगल में अगर हम दो साइड का सम करते हैं, है ना, दो साइड का सम करते हैं यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस करते हैं, अगर राइट ट्राइंगल की बात की जाए तो वो हमेशा बड़ा होगा हाइपोटेनियस से। क्या होगा, क्योंकि दो साइड का हमने सम कर दिया ना, तो वो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस से बड़ा होगा। तो ये दो पॉइंट आपको समझ आए होंगे। एक तो सबसे बड़ा जो एंगल है उसके सामने वाली साइड हमेशा बड़ी होगी। एक दूसरा हमने क्या पढ़ा, तीन साइड होती है ट्राइंगल की, उन तीन साइड में से किसी दो साइड का सम कर दें तो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा सम आएगा इनका। गॉट इट। और याद रखना कि अगर हमें कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करनी हो, कॉन्ग्रेंट यानी क्या होता है, जैसे ये मेरे दो हाथ हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं, मतलब दोनों एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। अभी जैसे मैंने इसके ऊपर ये रख रखा है, तो आपको मेरा दूसरा वाला हाथ नहीं दिख रहा होगा, मतलब हथेली उसकी नहीं दिख रही होगी, क्योंकि दोनों इतने सिमिलर है कि इन्होंने एक दूसरे को ढक दिया, ओवरलैप कर दिया। तो यही होती है कॉन्ग्रेंसी, जब एकदम शेप साइज सेम होता है, सब इक्वल होता है, तो वो होता है कॉन्ग्रेंसी। और उसके हम 5 रूल अभी अगले वाले स्लाइड में पढ़ेंगे, 5 कॉन्ग्रेंसी के रूल, ट्राइंगल को कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं। लेकिन उसी के बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अगर ए एंगल 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 प्रॉपर्टी अगर आ जाए तो ये प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंसी प्रूफ नहीं होती है। क्यों प्रूफ नहीं होती, क्योंकि आपको पता है जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो उसके तीनों एंगल बराबर होते हैं, मतलब 60-60-60 होते हैं। ठीक है, तो वो छोटा ट्राइंगल भी हो सकता है और वो बड़ा ट्राइंगल भी हो सकता है जिसके कोण 60-60-60 हो। ठीक है, मान लो इसकी साइड है 3, इसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, तो अब ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। ये तो छोटा ट्राइंगल रह गया, ये बड़ा ट्राइंगल रह गया, तो ए प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंसी प्रूफ नहीं होती है, याद रखना। आगे हम देखते हैं, ये हमारा लाइन्स एंड एंगल्स का पार्ट आ गया, जो मैं आपको बोल रही थी ना 6th चैप्टर स्किप किया, वो यहाँ से शुरू है। सबसे पहले तो ज्योमेट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, ज्योमेट्री है क्या, शेप्स। और ज्योमेट्री से आपको क्या याद आता है, सबसे पहले ज्योमेट्री की शुरुआत एक पॉइंट से होती है। जैसे मैंने एक पॉइंट बनाया है ना, ये एक रेड वाला पॉइंट, तो इसी को मैंने यहाँ थोड़ा बड़ा बना रखा है ताकि आपको विजिबल हो। तो एक पॉइंट बना देने से ज्योमेट्री की शुरुआत होती है, तो ये सबसे छोटा होता है पॉइंट। उसके बाद लाइन क्या होती है, जिसको हम दोनों साइड से क्या करते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अगर दोनों साइड पे रोक लगा दी जाए, दोनों साइड से अगर नहीं खींच सकें तो क्या बनेगा, लाइन सेगमेंट। अगर एक साइड से एक्सटेंड कर सकें, एक साइड रोक लगा दी जाए, तो क्या बनेगी, हमारी रे बनेगी। ठीक है, और ये तो क्या होती है, जिगजैग लाइन होती है, इसको इतना माइंड नहीं करना। दो लाइन जो चल रही है वो आपस में क्या होगी, पैरेलल। पैरेलल कैसे, जब आगे चल के उनको कितना ही एक्सटेंड करो, इस वाली लाइन को भी कितना ही खींचो, नीचे वाली लाइन को भी कितना ही खींचो, आगे जाके कभी नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक्स,
आगे एकदम सीधी पटरी होती है, आगे जाके नहीं मिलती है। वैसे ही इसका जस्ट अपोजिट इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हो। जैसे ये लाइन है, कोई दूसरी लाइन इसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और ये दोनों लाइन क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर दो पैरेलल लाइंस दे रखी हो, उसको कोई तीसरी लाइन आके कट कर दे, तो ये जो तीसरी लाइन कहलाएगी, जो मैंने बोल्ड कर रखी है, कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गई, ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना। तो ये जो मैंने बोल्ड कर रखी लाइन है, जो तीसरी लाइन कट कर रही है इन दोनों पैरेलल लाइन को, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, ठीक है। कॉनकरेंट लाइंस क्या होती है, एक ही पॉइंट पे बहुत सारी लाइन का बनना, कॉनकरेंट लाइंस कहलाती है। इसी पॉइंट पर 3 लाइनें आ रही है, ठीक है। कोइंसाइड लाइन क्या होती है, जैसे ये 2 पॉइंट है ए और बी, इसी लाइन पर एक और लाइन हमने कोइंसाइड कर दी पी और क्यू, तो ये कोइंसाइड लाइन होती है, ठीक है। ये कर्व वगैरह आपको नहीं पढ़ना है, इसको इतना माइंड नहीं करना। अब हम देखते हैं एंगल्स। अभी हमने देखी थी रे, रे यानी क्या होता है बताना तो ज़रा, भूल गए। एक पॉइंट फिक्स होता है, दूसरी पॉइंट को हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी मैंने ये सवाल क्यों पूछा, क्योंकि एंगल पढ़ने से पहले हमें रे पता होना ज़रूरी है। एंगल क्या होता है, अगर हम दो रे को मिला दें, जैसे एक यहाँ पर और एक रे मैंने यहाँ मिला दी, तो इन दो रे को मिलाने से ये जिस पॉइंट पर मिल रही है वहाँ एक एंगल का फॉर्मेशन होता है, एक एंगल बनता है। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। फॉर्म्ड बाय टू रेज विथ अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, यहाँ पर सेम है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल, यहाँ पर थीटा बन रहा है, वो पॉइंट इनका क्या है, इनिशियल पॉइंट है दोनों रे का, जो फिक्स है। और आगे इनको कितने ही एक्सटेंड करो, ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, इनके बीच क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, ठीक है। अब एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम एक्यूट एंगल। एक्यूट यानी हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आई होप इसको मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। 90 डिग्री से कम वाले एंगल, 0 से ज़्यादा, 90 से कम। राइट एंगल यानी 90 डिग्री, ठीक है। ऑब्ट्यूस यानी 90 से ज़्यादा पर 180 से कम, जैसे 120 एग्जाम्पल हो गया। स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री। अभी हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स देखा था, लीनियर पेयर में यहाँ पर एक और लाइन आ गई थी और दो एंगल का सम क्या आ रहा था, 180 आ रहा था, तो 180 एंगल बनता है, तो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एकदम सीधी लाइन होती है जिस पे 180 एंगल बन रहा होता है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी 180 से ज़्यादा पर 360 से कम, जैसे एग्जांपल 240, ये लाइन यहाँ से चलकर यहाँ पर आ गई तो 240, और पूरा कंप्लीट कर लिया, यहाँ से चलकर पूरा घूमकर वापस यहीं पर आ गई, तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, ठीक है। ये सारे हमारे एंगल के टाइप्स थे। अब दो और एक्स्ट्रा, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, दो एंगल जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो। अगर मैं आपसे पूछूं 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पता होगा तभी तो आप बता पाओगे। ऐसे तो एंगल जिसका सम 90 हो, तो 30 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 90 आ जाए, 60, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, 60 हो गया। अगर सेम मैं पूछ लेती 30 डिग्री का बताओ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो ऐसा एंगल जिसका सम, दो एंगल का सम 180 होना चाहिए। अगर पहला एंगल 130 है, तो 180 बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, 150। तो एक ही एग्जांपल लिया 30, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया 60 और सप्लीमेंट्री क्या हो गया 150। गॉट इट। कॉम्प्लीमेंट्री यानी दो एंगल का सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री यानी दो एंगल का सम 180 डिग्री। गॉट इट, सब क्लियर। लाइन्स हमने देखी, एंगल्स हमने देखा, अब 3-4 एंगल और बचे हैं, फिर आपका 6th चैप्टर ख़त्म। फिर हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, तो 7th चैप्टर भी ख़त्म। देखो सम अदर एंगल्स, अभी हमने नॉर्मल एंगल देखे, अब कुछ और एंगल्स देख लेते हैं। एल एंड एम, मान लो एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस आपको दे रखी है, एंड एन इज़ द ट्रांसवर्सल,
एंड लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइंस को ऐसे आके कट कर दिया, विच कट्स दीज पैरेलल लाइंस। ये बात समझ आ गई। उसके बाद देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। 1 = 5, 2 = 6। यहाँ देखो 1 कहाँ आ रहा है? ये रहा, एक मिनट रुको। 1 कहाँ आ रहा है? ये रहा 1। और 5 कहाँ आ रहा है? भाई इसको कैसे बनाते हैं? 1 और 5 दिख गए आपको? ये दोनों एक ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड आ रहे हैं, है ना, दिस साइड। दोनों सेम राइट हैंड साइड में है और दोनों लाइन के ऊपर है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सेम एज इट इज़ 4 और 8। अरे भाई साहब कितनी दिक्कत है 2 मिनट रुकना। 4 और 8, तो वैसे ही 4 यहाँ पे दे रखा है, 8 यहाँ पे दे रखा है, दोनों लाइन के राइट हैंड साइड में, पर दोनों लाइन के नीचे आ गए इस बार। तो ये क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो आपस में बराबर होते हैं। फिर हम देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट, नाम से ही पता लग रहा है, अगर एक लाइन के इधर होगा तो दूसरा लाइन के उधर होगा। और वर्टिकली अपोजिट यानी अगर एक नीचे है तो दूसरा ऊपर। जैसे एग्जाम्पल, ये 2 दे रखा है, तो ये 2 किसके बराबर होगा? 4 के। ये 4 इधर लाइन के नीचे है तो राइट हैंड साइड में है, तो 2 लेफ्ट हैंड साइड में लाइन के ऊपर है, एकदम दोनों अपोजिट अपोजिट। ठीक है। जैसे 5 और 7, ये क्या हो गए आपस में? वर्टिकली अपोजिट। 5 और 7, 2 और 4, वैसे ही 1 और 3, 1 ये रहा और 3 ये रहा, तो ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो लाइन के एक ही साइड आते हैं और लाइन के या तो दोनों ऊपर होंगे या दोनों नीचे होंगे, एकदम सेम सेम। वर्टिकली अपोजिट एंगल में अगर एक राइट साइड में है, लाइन के नीचे है, तो दूसरा लेफ्ट साइड में लाइन के ऊपर होगा, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स में भी दो तरीके के होते हैं, एक तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक एक्सटीरियर एंगल। कैसे? जैसे अगर ये 4 है तो यहाँ पे क्या बन रहा है? 6 बन रहा है। 4 उधर लाइन के नीचे, तो ये लाइन के ऊपर। वैसे ही ये इंटीरियर मतलब लाइन, दोनों लाइन के अंदर की साइड आ रहे हैं। अगर हम बाहर बाहर देखें तो 2 और 8, ये सारे 2 और 8 क्या हो गए? एक्सटीरियर हो गए। 1 और 7 भी आपस में इक्वल होंगे, तो ये क्या हो गए? एक्सटीरियर हो गए। ठीक है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। गॉट इट? और ये आप ध्यान रख सकते हो, सभी अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उससे हमने क्या कंक्लूड किया? 1, 5, 3 और 7 आपस में बराबर है। कैसे? देखो 1, 5, 3 और 7। 1 यहाँ पर है तो 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो गया। 1 के जस्ट अपोजिट इधर 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 5 के जस्ट अपोजिट 7, तो 1, 3, 5, 7 इस हिसाब से बराबर हो गए। समझ आया? सेम एज इट इज़ विथ 2, 6, 4, 8। एक और नोट करने वाली बात, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज़ 180। इंटीरियर एंगल्स मतलब जो अंदर आ रहे हैं, जैसे 4 और 5, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड, या तो दोनों राइट साइड में या दोनों लेफ्ट साइड में, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा? 180 होगा। यही ये प्रॉपर्टी बोलना चाह रही है। इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है जब दोनों सेम साइड में हो, जैसे 4 और 5, 3 और 6। वैसे ही एक्सटीरियर में देखें तो 2 और 7 का सम 180 होगा, 1 और 8 का सम 180 होगा। व्हाट इट? आई होप आपको समझ आया होगा। लाइन्स एंड एंगल्स ख़त्म। ट्राइंगल का मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक पढ़ाया था आपको। ठीक है, ये ट्राइंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। अब इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, फिर हम क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में इतना कुछ खास है नहीं, ये बेसिक आपको भी आता होगा। नॉर्मल मैं छोटा सा एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ। SSS, साइड साइड साइड। अभी मैंने कॉन्ग्रुएंसी का मतलब बताया था कि दोनों का शेप साइज़ सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ABC और PQR जो ट्राइंगल है वो आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि AB साइड और PQ साइड इक्वल है, BC और QR इक्वल है, वैसे ही AC और PR इक्वल है। याद रखना इसमें एक चीज़ का
कि जब आप एस 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 कॉन्ग्रेंसी से इनको कॉन्ग्रेंट करते हो, कॉन्ग्रेंट का साइन क्या होता है, इक्वल बना के ऊपर उल्टा एस, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट का साइन है। तो आप जब यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी लिख रहे हो तो इधर आपको उसी सीरीज़ में ट्राइंगल पी क्यू आर लिखना है जिस हिसाब से ये कॉन्ग्रेंट है। जैसे यहाँ पे देखो, ए और बी स्टार्टिंग में आ रहे हैं, ए और बी किसके बराबर है, पी और क्यू के, तो यहाँ भी स्टार्टिंग में ये पी और क्यू ही आना चाहिए। अगर आप लिखोगे ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू क्यू पी आर, आप बोलोगे बात तो सेम है, बात सेम नहीं है। ये अगर ऐसा आप लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको साइड से एंगल मैच करते हुए ये वाला स्टेटमेंट लिखना होता है। वैसे ही सेम साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच एक एंगल आ रहा हो और इधर भी दोनों साइड के बीच एक एंगल आ रहा हो, बी और क्यू बराबर है एंगल, और ए बी पी क्यू बराबर बी सी और क्यू आर बराबर, ये तीन साइड आपको दे रखी है, मतलब दो साइड और एक एंगल, तो एस ए एस। यहाँ पे देखो बी और क्यू एंगल बराबर है, तो इधर सेंटर में बी आ रहा है तो इधर भी सेंटर में क्यू आना चाहिए, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो एस 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 साइड साइड साइड, एस ए एस साइड एंगल साइड, ए एस ए एंगल साइड एंगल, आप यहाँ पे खुद से मैच करके देख सकते हैं, इतना कोई टफ नहीं है। ए एस एंगल एंगल साइड, यहाँ पे पहला एक एंगल आ रहा है, दूसरा एंगल आ रहा है, उसके बाद साइड जो आ रही है वो इक्वल आ रही है। आर एच एस राइट हाइपोटेनियस और एक साइड, राइट यानी 90 डिग्री होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, हाइपोटेनियस जो है वो बराबर होनी चाहिए, एच यानी हाइपोटेनियस, एस यानी परपेंडिकुलर या बेस में से दोनों में से कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तब जाके आर एच एस रूल अप्लाई होगा। आर एच एस अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन है, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, 90 डिग्री वाला कोण बनना चाहिए। अब ये पांचों आपने पढ़ी, आपको समझ आई, और मैंने पहले एक नोट बताया था कि कॉन्ग्रेंसी में हम ए सिमिलर मतलब कॉन्ग्रेंसी से प्रूफ नहीं कर सकते है ट्राइंगल, ठीक है। किससे प्रूव कर सकते हैं, ये पांच आपके सामने लिखी है, पर ए ऑप्शन में हो तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 6 चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स, 7 चैप्टर ट्राइंगल्स खत्म होता है, 8 चैप्टर हम पढ़ते हैं अब क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में देखो, वाह क्या पेज बनाया मैंने, शाबाश शाबाश, अच्छी मेहनत की। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, फिगर एनक्लोज्ड बाय 4 साइड्स, मतलब 4 साइड उसकी होनी चाहिए और क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए उसमें 4 लाइन और क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। और उसके सारे एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है सभी एंगल का सम, ठीक है। जिसमें क्या क्या आते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये चारों किस में आते हैं, क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। दो और आते हैं, एक तो ट्रेपेजियम और एक और होता है, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं, काइट, इसको हम क्या बोलते हैं, आप काजू कतली भी बोल सकते हैं इसको, नॉर्मल काइट जैसा शेप होता है, वो भी क्वाड्रिलेटरल में आता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 तरीके के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, और एक ये सर्कल एक्स्ट्रा में होता है, इसको मैं मतलब यहीं पर पढ़ा दूंगी। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर और रोम्बस भाई भाई, स्क्वायर का एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल दोगे आप स्क्वायर का, बताओ। कोई भी स्क्वायर शेप का 4 साइड बराबर वाला पेज हो या कुछ भी ऐसा हो, मिरर हो गया, तो वो स्क्वायर का एग्जाम्पल हो सकता है, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है, सभी एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं, उसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और दोनों डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं बीच में, ठीक है। बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायगोनल क्या होते हैं सभी के, बाइसेक्ट करते हैं मतलब सभी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेम एज इट इज़ रोम्बस में साइड इक्वल होती है पर अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इसमें इसके एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं, पर डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। सेम रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम भाई भाई, अपोजिट इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, इधर एंगल 90 होता है पर इधर अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इधर डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इधर डायगोनल जो होते हैं इक्वल नहीं होते हैं, दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पर,
यहाँ पे भी दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाला इस वाले हिस्से के बराबर, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर। फिर इसके मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिख रखे हैं कि आप पेरीमीटर और एरिया कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि ये 2D शेप्स है तो इसमें वॉल्यूम नहीं निकलता है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए होती है, हमें 3 डायमेंशन फिगर चाहिए होते हैं, हाइट चाहिए होती है, जिनकी केवल लंबाई और चौड़ाई हो, है ना, लंबाई और चौड़ाई हो, उसको हम बोलते हैं 2D फिगर्स, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, हाइट और ऐड हो जाती है, वो होते हैं 3D फिगर्स। ठीक है। पेरीमीटर यानी बाउंड्री की आपकी लेंथ, और एरिया यानी कितना जगह उसने घेर रखी है, एरिया। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। अगर हमें इसका डायगोनल निकालना हो तो √2a, एरिया निकालना हो तो a स्क्वायर, और अगर हमें स्क्वायर का एरिया निकालना हो बट केवल डायगोनल की लेंथ गिवन हो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं d²/2। सेम एज इट इज़ रेक्टेंगल के यहाँ पेरीमीटर का फॉर्मूला दे रखा है, डायगोनल निकालने का दे रखा है, एरिया निकालने का दे रखा है। याद रखना रेक्टेंगल में लेंथ हमेशा बड़ी होती है ब्रेड्थ से। ठीक है। रोम्बस में 4 इंटू साइड, अगेन पेरीमीटर का फॉर्मूला। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। रोम्बस में आप देखेंगे ये टेढ़ा बन रखा है, तो इसकी ये जो परपेंडिकुलर हाइट होती है, जहाँ पे ये यहाँ पर आके 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, एक परपेंडिकुलर सीधी लाइन जब आप बनाते हो तो वो उसकी हाइट होती है। तो एरिया बेस इंटू हाइट, एरिया हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 से भी निकाल सकते हैं अगर हमें केवल दोनों डायगोनल की लेंथ गिवन हो, पर ये डायगोनल मतलब हाफ इंटू d1 इंटू d2 केवल रोम्बस में है, इसको पैरेललोग्राम में मत लगाना। और ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, 4a स्क्वायर इक्वल्स टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, कि जब आपको दोनों डायगोनल दे रखे हों तब आप उसकी लेंथ, रोम्बस की लेंथ कैसे पता कर सकते हो। सेम एज इट इज़ पैरेललोग्राम का पेरीमीटर, एरिया दे रखा है बेस इंटू हाइट, और इसका भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आप याद रखेंगे। गॉट इट, इतना आपको समझ आया। उसके बाद हम देखते हैं ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम में इस वाली लाइन को आप इग्नोर कर सकते हो, ये वाली लाइन आपके काम की नहीं। ठीक है, इसको आप पूरा नेग्लेक्ट कर सकते हो। अभी अपने केवल ये काम का है। ट्रेपेजियम का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, चारों साइड का सम, बाउंड्री का सम, पेरीमीटर। और एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू a प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। इसकी हाइट क्या दे रखी है, a प्लस बी, याद रखना क्या होता है इसका मतलब, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो पैरेलल साइड्स का सम से हाफ को मल्टीप्लाई करना, देन हाइट को मल्टीप्लाई करने से ट्रेपेजियम का एरिया आ जाता है। ट्रेपेजियम होता क्या है, 4 साइड जिसमें होती है और उसमें एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है और एक पेयर ऑफ साइड नॉन पैरेलल होता है, मतलब आगे किसी ना किसी पॉइंट पे जाके मिलेगा। अगर आप इसमें देखोगे, इसको लाइन को आगे बढ़ाओगे, इस लाइन को आगे बढ़ाया, इस लाइन को भी आगे बढ़ाया, तो ये आगे जाके यहाँ पर मिल गए, मतलब ये क्या है, दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है, और ये दोनों क्या है, ए और बी पैरेलल लाइंस है। तो एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, एक पेयर ऑफ नॉन पैरेलल लाइंस किस में आता है, ट्रेपेजियम में आता है। सेम अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पर बात करो काइट की, काइट कैसी होती है, सभी ने पतंग उड़ाई है, उड़ाई नहीं है तो देखी तो होगी भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये काइट होती है, मेरी ड्राइंग पर मत जाना बिल्कुल भी। ठीक है, काइट में क्या होता है, ये दोनों जो लेंथ होती है, एडजेसेंट साइड जो होती है वो बराबर होती है। एडजेसेंट यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई साइड, और ये दोनों नीचे की साइड जो होती है वो बराबर होती है। इसमें क्या होता है, दोनों डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और याद रखना ये वाला जो डायगोनल है ये तो बाइसेक्ट नहीं होता है, पर ये दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाली लेंथ जो होती है और ये वाली लेंथ जो होती है वो आपस में बराबर होती है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला जो एंगल होता है, इसका सम शायद 180 डिग्री के बराबर होता है। इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो काइट के बारे में ये जो मैंने बातें बताई है आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सर्कल। सर्कल क्या होता है भाई,
एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, उससे एक पर्टिकुलर फिक्स्ड लेंथ पर अगर हम ऐसे बहुत सारे डॉट बना दें, एक पर्टिकुलर लेंथ पर मैंने एक यहाँ डॉट बना दिया, फिर एक 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ बना दिया, फिर इस एक फिक्स पॉइंट पर फिक्स्ड लेंथ पर मैंने यहाँ बना दिया, तो इन सारे पॉइंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो ये किसका शेप ले लेगा, सर्कल का। तो एक फिक्स्ड पॉइंट से जो हमने फिक्स पॉइंट बनाया है एक फिक्स लेंथ पर, वो फिक्स लेंथ क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडियस। और ये इसको आगे हम पीछे एक्सटेंड कर दें तो ये भी रेडियस होगी, और दोनों 2r किसके बराबर होते हैं, डायामीटर के, ठीक है। इसका पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, 2πr। एरिया क्या होता है, πr²। थीटा कैसे निकाल सकते हैं, L/r, लेंथ अपॉन रेडियस। लेंथ किसकी, इस आर्क की लेंथ, ठीक है। अगर आप सेमी सर्कल की बात करेंगे, सेमी सर्कल में याद रखना, सेमी सर्कल में अगर आप पेरीमीटर निकालें तो ऐसा नहीं कि सर्कल का 2πr होता है तो इसका भी क्या हो जाएगा, 2πr का आधा πr। ये इसका पेरीमीटर नहीं होता है। πr जो होगी वो क्या होगी, केवल इस वाले सर्कल की, इस वाले गोलाकार की लेंथ होगी πr। नीचे वाले लाइन को तो आप भूल ही गए, इसमें ये बीच में सेंटर होता है, इधर भी रेडियस इधर भी रेडियस, तो दोनों मिलके क्या हो जाता है, 2r हो जाता है। तो इस पूरे πr में अगर आप 2r को ऐड करोगे तब जाके सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकलेगा, ठीक है। और एरिया क्या होता है, एरिया तो वो का वही πr², अगर इसका है तो सेमी सर्कल का जस्ट आधा हो जाएगा सर्कल का, πr²/2, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने एकदम अच्छे से बेसिक से पढ़ाया है आपको। ये जो अभी हमने पूरा चार्ट देखा ये इस चैप्टर 8 का ही क्वाड्रिलेटरल का पूरा इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल्स, कुछ और टॉपिक रह गए हों तो वो मैं करा देती हूँ। ये हमने पढ़ा ही था अभी, सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, 360 होता है। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एक पैरेललोग्राम कैसे बनता है अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसका जो एक डायगोनल है उस डायगोनल के बनाने से 2 ट्राइंगल बन गए, और ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि देखो ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है ना, और ये वाली साइड आप कॉमन बोल सकते हो, कॉमन बोल दी तो एसएसएस से भी ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। और पैरेललोग्राम के हमने क्या पढ़ा, अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो अगर ये वाली साइड ना लेकर हम एंगल ले लें तो SAS प्रॉपर्टी से भी ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड लाइन हमारी यही बोलती है, एक डायगोनल जब हम बनाते हैं पैरेललोग्राम में तो वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है, ठीक है। A line segment joining the midpoints of any 2 sides of a triangle is parallel to the third side and is half of it. मुझे पता है मैंने ये जो लैंग्वेज पढ़ी है किसी को अभी कुछ समझ नहीं आया, बस सबने सुन लिया, ठीक है। डायग्राम से बताती हूँ, सभी इधर ध्यान देंगे। डायग्राम में ध्यान से देखो, फिर मैं वापस लैंग्वेज पढ़ के बताऊंगी कि क्या एग्जैक्टली लिखा था। एग्जैक्टली ये क्या बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट, मान लो ये AB लाइन है, ठीक है। इस AB लाइन का मिड पॉइंट है D, तो मतलब ये दोनों साइड बराबर हो गई। वो दूसरी लाइन के मिड पॉइंट पे कट करेगा और इसको भी बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये जो लाइन हमने बनाई इन दोनों के मिड पॉइंट को मिलाकर, ये लाइन जो होगी वो इस तीसरी लाइन के पैरेलल होगी और जस्ट आधी होगी इसके। ये इस थ्योरम का मतलब है। मतलब हम अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर हम इसका मिड पॉइंट लें और इसके मिड पॉइंट से लाइन बनाते जाएं और अगले के मिड पॉइंट पे कट करें, ठीक है, तो ये जो लाइन हमने अभी अभी ड्रॉ करी है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। पैरेलल मतलब आगे कभी नहीं मिलने वाली, और इसकी जस्ट आधी होगी, जस्ट हाफ होगी, ठीक है। और सेम वाइस वर्सा, मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे एक मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट से हम एक लाइन बनाना शुरू करें जो इसके पैरेलल हो, तो हम इसके पैरेलल लाइन बनाते गए तो ये एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे कट करेगा जहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो आपको डिफरेंस समझ आ गया दोनों में कि क्या डिफरेंस था।
डी और ई मिड पॉइंट्स हैं, डी ई पैरेलल बी सी, डी ई और बी सी पैरेलल होंगे और जस्ट ये इसकी हाफ होगी। ये एक थ्योरम है, इसको आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर 8 क्या होता है, ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं चैप्टर 9, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। टू कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैव सेम एरिया बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। ये लाइन आप ध्यान रखेंगे। दो कॉन्ग्रेंट फिगर्स है, उनका एरिया सेम हो सकता है, ठीक है। जैसे दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स अगर हम बना दें कि इसकी ये साइड भी सेम, ये भी सेम, ये दोनों भी सेम, है ना, तो इन दोनों ट्राइंगल का जब आप एरिया निकालोगे तो दोनों का एरिया बराबर आएगा। ये तो है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में क्या होता है, साइज़ और शेप सेम होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लो यहाँ पर एक ट्राइंगल दे रखा हो, इसका एरिया और इस स्क्वायर का एरिया बराबर हो, पर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है क्या, नहीं है। तो एरिया सेम हो सकता है पर ज़रूरी नहीं है वो कॉन्ग्रेंट हो, पर अगर कॉन्ग्रेंट है तो डेफिनेटली एरिया सेम होगा ही होगा। गॉट इट। अब इसके हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे आपको और क्लियर होगा। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस। ये यहाँ पर मैंने पैरेललोग्राम बना रखे हैं दो, एक डॉटेड लाइन से और एक नॉर्मल बोल्ड लाइन से। ऑन इक्वल बेसिस, मतलब हमने एक सेम बेस पर दो पैरेललोग्राम बनाए, ये बेस देखो इनका सेम है। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, और पैरेलल लाइंस भी क्या है, ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन दोनों सेम है, इन्हीं के बीच में ये बनाया है मैंने दोनों पैरेललोग्राम। तो वो हमेशा क्या होंगे, एरिया में इक्वल होंगे, ठीक है। और वाइस वर्सा यानी अगर दोनों का एरिया बराबर है पैरेललोग्राम का, मतलब वो सेम पैरेलल्स के बीच में है और सेम बेस पर है। वाइस वर्सा यानी जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी उससे जो रिजल्ट निकला, अगर वो रिजल्ट गिवन हो तो मतलब उल्टा हो जाएगा एकदम, ठीक है। वाइस वर्सा का मतलब आई होप आप समझते होंगे, ठीक है। तो ये एक थ्योरम है, इसको आप याद रख सकते हैं। अगली थ्योरम, इफ़ पैरेललोग्राम एंड अ ट्राइंगल, अगर पैरेललोग्राम और ट्राइंगल सेम बेस पे बना रखे हों, जैसे आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, दोनों सेम बेस पर बनाए मैंने। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, मतलब देखो यहाँ पर एक पैरेलल लाइन है और यहाँ पर भी एक पैरेलल लाइन है, तो दोनों पैरेलल सेम है। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो जो ये ट्राइंगल का एरिया होगा वो जस्ट आधा होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। मतलब जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर 40 है तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जस्ट आधा हो जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस आर इक्वल इन एरिया, अगर ट्राइंगल्स दो ट्राइंगल बना रखे हैं अगर हमने सेम बेस पर, ठीक है, तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, सेम बेस और सेम पैरेलल है। मान लो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो बेस दोनों का सेम है, हाइट भी दोनों की सेम है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड इंटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। एक और बात क्या बोली इसने, एक ट्राइंगल है उसमें अगर हम एक मीडियन ड्रॉ कर दें, मीडियन मतलब जो थर्ड साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तो ये जो दोनों ट्राइंगल बने, मैंने डॉट डॉट करके बता रखा है, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। इक्वल कैसे हो गया, क्योंकि दोनों के बेस बराबर है और हाइट ट्राइंगल की सेम ही रहेगी, ठीक है। हाइट जो 90 डिग्री से आप नाप सको, तो दोनों की हाइट सेम और मीडियन है तो बेस भी इक्वल हो गए, तो एरिया क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ये जो हमने थोड़ा और एक्स्ट्रा क्वाड्रिलेटरल के मतलब पैरेललोग्राम और ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर ये बेसिक मैंने सर्कल का बता रखा है आपको, 2πr स्क्वायर, रेडियस और डायमीटर क्या होता है अभी मैंने पढ़ाया था। ये क्या होता है, सेंटर होता है, जो बीच में डॉट बना रखा है मैंने। आर्क क्या होती है, इसमें ये जो ए बी बना रखा है मैंने, ये क्या होती है, सर्कल की आर्क होती है। कॉर्ड क्या होती है, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें अदर देन डायामीटर, तो वो होती है कॉर्ड। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होती है, डायामीटर, ठीक है। सेकंड क्या होती है, जो वही अगेन किसी भी सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे और ऐसे आगे एक्सटेंड हो जाए, वो सेकंड होती है। सेगमेंट क्या होता है, जैसे ये एक कॉर्ड बना रखी है,
एक कॉर्ड क्या करता है, दो पार्ट में सर्कल को डिवाइड कर देता है। नीचे होता है माइनर सेगमेंट, ऊपर होता है मेजर सेगमेंट। ये बीच में जो थीटा बना रखा है मैंने, वो थीटा क्या है, सेंट्रल एंगल है। और ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाता है, मेरे को एकदम से याद नहीं आ रहा, आर्क से बनाते हैं शायद, माइनर सेक्टर, और ऊपर वाला एरिया कहलाता है मेजर सेक्टर। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमेशा रेडियस होती है वो जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट यानी सर्कल के एक पॉइंट से लाइन का गुजरना, तो इन दोनों के बीच हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। सेम एज इट इज़ अगली थ्योरम क्या बोलती है, एक सर्कल बना रखा है, उस सर्कल के बाहर हमने एक पॉइंट बना दिया, उस पॉइंट से सर्कल पे हमने दो लाइनें ड्रॉ करी, तो ये जहाँ पर मिली जाकर सर्कल से पहली बार, तो ये दोनों लेंथ क्या होगी, हमने क्या पाया कि ये दोनों लेंथ आपस में क्या है, एकदम बराबर है, ए पी इक्वल्स टू बी पी। गॉट इट, ये हमने पढ़ा। उसके बाद देखो सर्कल्स क्या होता है, इसकी कुछ कुछ थ्योरम्स है, तो बहुत ही ईजी है, लोड तो लेना ही नहीं है। ठीक है, आई होप अभी तक आपको सेशन समझ आया होगा। सर्कल्स इक्वल कॉर्ड्स होती है, देखो ये एक सर्कल है, बीच में सेंटर, मैंने यहाँ पर दो कॉर्ड बना दी, कॉर्ड यानी सर्कल के दो पॉइंट से गुजरने वाली लाइन, और उसको ऐसे सेंटर से मैंने जोड़ दिया, तो दोनों ये जो कॉर्ड है वो बराबर है अगर, तो इनके बीच जो ये बनने वाला एंगल होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। आप इस डायग्राम को देख सकते हो, एंड वाइस वर्सा। तो ये एक चीज़ याद रखेंगे आप, ध्यान रखेंगे। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या बोल रहा है भाई ये, इधर देखो, अगर किसी सर्कल के सेंटर से अगर हम किसी कॉर्ड पर 90 डिग्री का एंगल बनाएं, तो वो हमेशा इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा तभी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने सर्कल बनाया, इधर कॉर्ड है, हमने यहाँ लाइन बना दी तो ये बाइसेक्ट हो गया, नहीं, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए तभी ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट समझ आया होगा। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, देयर इज ओनली वन सर्कल दैट पासिस थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर का मतलब बहुत को समझ नहीं आया होगा, देख लीजिए। नॉन कोलिनियर मतलब जो एक सीट में ना हो, जैसे अगर मैं एक लाइन बना देती हूँ और ये 3 पॉइंट बना देती हूँ इसी लाइन पर, तो ये क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, क्योंकि एक ही लाइन में एक ही सीट में आ रहे हैं। अगर मैं 3 ऐसे अलग अलग पॉइंट बना दूँ अलग अलग जगह, आई होप आपको पॉइंट दिख रहे होंगे, तो इन तीनों पॉइंट से गुजरने वाली केवल हमेशा एक ही सर्कल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इन तीनों पॉइंट से कोई दूसरा सर्कल भी बन सकता हो, हमेशा एक सर्कल बनेगा। तो ये बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मान लो हमने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल में मैंने यहाँ पर एक कॉर्ड बना दी, यहाँ पर एक कॉर्ड बना दी, जिनकी दोनों की लेंथ सेम है। तो अगर इन दोनों की लेंथ सेम है तो ऑब्वियसली वो सेंटर से क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस पर ही होगी। अगर ये मान लो ज़्यादा डिस्टेंस पर होती तो कॉर्ड हमारी क्या होती, छोटी बन जाती। और अगर हमारी कॉर्ड सेम दे रखी है मतलब सेंटर से दोनों क्या है, सेम डिस्टेंस पर ही बनी होगी। ठीक है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, याद रखना, काम आएगा। द एंगल subtended by an arc यानी this one arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। समझ कुछ आया नहीं होगा पर आप डायग्राम देख के समझ सकते हैं। जब हम कोई सर्कल बनाते हैं उससे हम ये आर्क बनाते हैं। ठीक है, ये जो बनने वाली आर्क की ये दोनों पॉइंट्स हैं, इन्हीं दो पॉइंट्स पे बचे हुए सर्कल के पार्ट पर अगर हम कोई एंगल बना दें तो पीछे वाला एंगल हमेशा आगे वाले एंगल का क्या होगा, हाफ होगा, आधा होगा। जैसे आगे वाला अगर 80 है तो पीछे वाला क्या हो गया, 40 हो गया। आप इस एग्जाम्पल में, इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला बोलता है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल।
जब हम एक सेमी सर्कल बनाते हैं, दिस वन सेमी सर्कल यानी ये वाला जो हमने लाइन बनाई है वो ऑब्वियसली डायामीटर होगा, तभी ये सेमी सर्कल कहला रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ पर कोई भी एंगल बनाएं तो वो हमेशा 90 बनेगा। मैं इधर ऐसे एंगल बना दूँ तो भी 90 बनेगा, इधर ऐसा वाला एंगल बना दूँ तो भी ये 90 बनेगा। मतलब आप कहीं पर भी बनाओगे तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ये अगेन इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कैसे है देखो, एक सर्कल दे रखा है, सर्कल में हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना रखा है। क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड से घिरा हुआ, सर्कल के अंदर बना रखा है। तो क्या बोलता है हमारी थ्योरम, क्या बोलती है कि इसके जो अपोजिट एंगल है, जैसे 1 और 2, उनका सम क्या होगा 180 होगा। वैसे ही 4 और 3, इनका सम क्या होगा 180 होगा। जो अपोजिट एंगल है उनका सम क्या होगा 180 होगा। कब? जब एक सर्कल के अंदर पूरा एक क्वाड्रिलेटरल समाहित हो। ठीक है, उसके कोनों, चारों कोने सर्कल को टच करने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल वाला चैप्टर था। आई होप समझ आया होगा। 11th वाला चैप्टर जो है वो कंस्ट्रक्शन है, उसमें कुछ भी थ्योरम फॉर्मूला नहीं है, वो पूरा कंस्ट्रक्शन बेसिस पे है। 12th चैप्टर हम देखते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। पानी वानी पी के आना हो तो आ सकते हो आप लोग। ठीक है, आई नो थोड़ा लंबा हो गया है क्लास, लेकिन इस पूरी क्लास में आपकी 9th क्लास जो है, मतलब इस पूरे सेशन में आपकी 9th क्लास की मैथ्स कवर हो जाएगी। 12th चैप्टर है हीरोन्स फॉर्मूला। अगर हमें है ना किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो हम एरिया क्या पढ़ते आ रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भाई चल तो रहा था ये, फिर हीरोन्स फार्मूला की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? ये भाई एरिया तब हम निकाल सकते हैं जब हमें बेस की लेंथ गिवन हो और हमें उसकी ट्राइंगल की हाइट भी गिवन हो, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। अगर मान लो आपको एक ट्राइंगल गिवन है जिसकी तीनों साइड गिवन है 3, 4, 5 और हाइट गिवन ही नहीं है, तो कैसे निकालोगे? है ना, थोड़ा हेक्टिक हो गया, अब तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे कैसे निकाले हैं, क्योंकि हमें तो अभी तक यही फार्मूला पता था। तो ऐसा मतलब ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड गिवन हो और फिर अगर हमें उसका एरिया निकालना हो तो हीरोन्स फार्मूला काम आता है। और वो फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, जब हमें 3 साइड गिवन होती है तब हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, और बेस और हाइट गिवन होता है तो ऊपर वाला फार्मूला चल रहा है जो चल ही रहा है। एस यानी क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ये हम कैसे निकालते हैं, तीनों साइड का सम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके हम एस की वैल्यू निकाल देते हैं। उस एस को हम यहाँ रख देते हैं इस फार्मूला में, और ए बी सी तो हमें गिवन ही है तीनों साइड, तो इस फार्मूला से हमारे ट्राइंगल का एरिया आ जाता है। गॉट इट। उसके बाद हम देखते हैं हमारा वैसे अगला टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो वो यहीं से चैप्टर 13 शुरू हो गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में देखो 3D ऑब्जेक्ट्स आ गए। पहले मैंने क्या बताया था, लंबाई, चौड़ाई और केवल ये 2 डायमेंशन जिसमें होते हैं वो 2D फिगर्स होते हैं, जो हमने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम और काइट, ये हमने पढ़ा। ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स में आते हैं, और एक सर्कल जो भी एक 2D फिगर का एग्जाम्पल है। वॉल्यूम में क्या होता है, ऊंचाई और ऐड हो जाती है, थर्ड फैक्टर ऐड हो गया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम, तो हम क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम बोलते हैं, जिसमें थर्ड फैक्टर 3D फैक्टर और इंक्लूड हो जाता है। इसके एग्जांपल क्या है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, और एग्जांपल है हम अगली स्लाइड में करने वाले हैं। क्यूब का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे आइस क्यूब, आइस क्यूब सबने घर में देखा होगा। क्यूबॉइड यानी हमारी बुक हो गई, है ना, बुक, ज्योमेट्री बॉक्स। क्यूब का और एग्जांपल रूबिक्स, हम वो कलरफुल बॉक्स सॉल्व करते हैं ना, वो भी क्यूब का एग्जांपल है। सिलेंडर का एग्जांपल, ऐसे सिलेंडर जैसा बना हो, हमारे घर में गैस सिलेंडर होता है, मम्मी जो चपाती बनाती है जो बेलन होता है वो भी सिलेंडर का एग्जांपल है, जो हमारे घर में बॉटल होती है नॉर्मल, वो भी सिलेंडर में हम मान सकते हैं। तो ऐसे हमारी डेली लाइफ में काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। तो इनका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, या इसी शेप का अगर कोई घर बना रहा हो, जैसे क्यूबॉइड रूम होते हैं हमारे, हम जिस रूम में बैठे हैं वो क्यूबॉइडल है, तो उसको पेंट करने के लिए कितना पेंट रिक्वायर है, तो इसके लिए हमें एरिया निकालना पड़ता है। तो ऐसे डेली लाइफ में काफ़ी सारी जगह काम आती है मैथमेटिक्स। अब हम इसके फॉर्मूला देखते हैं।
ये मैंने इसके फॉर्मूलाज लिख रखे हैं। वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का, ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया यानी क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, राइट लेफ्ट आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है। तो 6 फेसेस होते हैं, हर एक फेस का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो 6 फेसेस का एरिया 6a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जिसमें हम ऊपर का सीलिंग और नीचे का फर्श हटा देते हैं, केवल एरिया 4 वॉल्स रह जाता है, राइट लेफ्ट आगे पीछे। तो उन 4 वॉल्स के एरिया को हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, जो क्या होता है 4a स्क्वायर। और अगर हमें डायगोनल निकालना हो तो क्या हो जाएगा, √3a। क्यूबॉइड का वॉल्यूम LBH, टोटल सरफेस एरिया 2LB + BH + HL। लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो मतलब 4 दीवार का एरिया 4 वॉल्स 2H L + B। इसका डायगोनल निकालना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा। सेम विथ सिलेंडर का वॉल्यूम आपको गिवन है πr²h। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2πrh + 2πr², मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होता है 2πrh। तो ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके ऊपर ये 2 सर्कल भी तो हैं, तो टोटल सरफेस एरिया में सर्कल भी आ जाएंगे, तो πr² और πr² यानी 2πr²। और ये 2πrh तो कर्व सरफेस दे ही रखा है, तो इन दोनों को ऐड करने पर 2πr कॉमन आ गया, h + r बचा, तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो आई होप आपको क्यूबॉइड सिलेंडर के फॉर्मूलाज समझ आए होंगे। ये मैंने नीचे कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं जो शायद सीटेट प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, तो इसलिए मैंने लिख दिए। आप देखना चाहें तो एज ए एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं और खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ और फर्दर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर। पहले हमने क्या देखा था, क्यूबॉइड, सिलेंडर। कोन का एग्जाम्पल, जैसे हम किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो बर्थडे कैप, आइसक्रीम का कोन खाते हैं तो आइसक्रीम। मुंह में पानी लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस सेशन के बाद जाके खा के आ जाना। स्फीयर का मतलब क्रिकेट बॉल, जो हमारी बॉल होती है वो स्फीयर का एग्जाम्पल हो गया। हेमीस्फीयर का एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें होलो हेमीस्फीयर, जो अंदर से खोखला हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, इग्लू हो सकता है हेमीस्फीयर। जो हमारी कटोरी होती है, जो बाउल होते हैं, वो सब हेमीस्फीयर में आते हैं, ठीक है। तो हेमीस्फीयर, होलो हेमीस्फीयर का एग्जाम्पल मैंने अभी बताया आपको। तो इन सब के फॉर्मूलाज हम कैसे देखेंगे, CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। तो इसका CSA πrl होता है, टोटल सरफेस एरिया दिस, वॉल्यूम जस्ट सिलेंडर का 1/3 होता है 1/3 πr²h। और कोन में ये जो एक होती है तिरछी हाइट, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, L से रिप्रेजेंट करते हैं। वो L निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको रेडियस और हाइट गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h² + r² = L²। तो ऐसे हम L निकाल सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का 4πr², टोटल सरफेस एरिया भी 4πr² ही होता है क्योंकि स्फीयर पूरा ही कर्व्ड है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। वैसे ही अगर आप हेमीस्फीयर में देखोगे तो 4πr² का जस्ट हाफ करने से 2πr² हो जाता है, तो वो इसका केवल कर्व सरफेस एरिया आया हाफ करने से। पर नीचे इसके एक सर्कल भी बचा है, तो वो सर्कल किस में ऐड हो जाएगा, TSA में, टोटल सरफेस एरिया में एक और πr² ऐड हो गया, तो 3πr² हो गया। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जस्ट इसका आधा, क्या 2/3 πr³। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैंने अभी तक बताया है। ये हमारा 13 चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके बाद हम देखते हैं 14th चैप्टर। 14th चैप्टर में हमें क्या दे रखा है भाई, 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब हमें किसी चीज़ का एवरेज निकालना हो, मिडल मोस्ट वैल्यू निकालनी हो, ऐसा मतलब सेंट्रल, हम केवल सेंट्रल केंद्रित कर रहे हैं कि ओवरऑल स्थिति क्या है। जैसे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं 7th क्लास में, मान लो किसी की एज 11 है, किसी की 12 है, किसी की 13, फिर किसी की 11 आ गई, तो एवरेज बच्चों की एज क्या है, सब ऑलमोस्ट 12 एज के हैं 7th क्लास में, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो हम एवरेज निकालते हैं। इस सेंट्रल टेंडेंसी में 3 मेजर्स कौन कौन से होते हैं, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है।
मीन यानी एवरेज निकालना। कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक अनग्रुप्ड डेटा के लिए, अनग्रुप्ड यानी आपको नॉर्मल रैंडम नंबर्स दे रखे हों, 2 3 4 8 9, ये अनग्रुप्ड होते हैं। ग्रुप में कौन आता है? जैसे आपको क्लास इंटरवल जब गिवन हो, जैसे 10 से 20, तो वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। मैं 10th और 11th के जब क्लास का मैथ्स का कवर कराऊंगी तो उसमें मैं ये डिस्कस करूंगी। अभी 9th क्लास में केवल अनग्रुप्ड डेटा की बात हुई है, ठीक है। नॉर्मल आप ध्यान रखने के लिए रख सकते हैं। ग्रुप्ड डेटा के लिए मीन कैसे निकालते हैं? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? जैसे ये क्लास इंटरवल मैंने अभी बताया 10 और 20। क्लास मार्क क्या होता है? इसकी जस्ट बीच की वैल्यू। तो हम इन दोनों को अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर देते हैं, फिर डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो इससे हमारा क्लास मार्क आ जाता है। तो इसके बीच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। तो ये हमारा क्लास मार्क हो जाता है, ठीक है। तो हम मीडियन कैसे निकालते हैं वो तो आपको समझ आ गया। मीडियन क्या होता है? मीडियन में होता है मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख रखा हो 2 3 7 8 9, ये 5 ऑब्जर्वेशन लिख रखी है। अगर ये मैंने उल्टी सीधी लिखी होती तो पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं मीडियन निकालने के लिए। क्योंकि मैंने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है तो काम आसान हो गया। इसमें अगर आप मिडल मोस्ट वैल्यू निकालोगे तो आपको फटाक से मिल गई। ये थर्ड वाली जो है एकदम बीच में आ रही है, क्योंकि इसके इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो इसका मीडियन क्या हो गया? 7 आ गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें ऑड दे रखी थी। तो उसी को लैंग्वेज में मैंने लिख रखा है, इफ़ n हमें ऑड गिवन है, n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मीडियन क्या होगा? n+1/2 th ऑब्जर्वेशन। n हमें यहाँ क्या दे रखा है? 5। 5+1/2 कितना होता है? 3। तो थर्ड, मतलब th नहीं आएगा, सॉरी, थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारा इसका आंसर होगा। इस फॉर्मूले से हमें ये पता लगा 1 2 3, थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी क्या आई? 7 आई। तो ये नॉर्मल निकालने का मैंने ऐसे फॉर्मूला बता रखा है। अगर हमारे पास इवन वैल्यू होती है ना, मान लो यहाँ मैं अगर 10 और ऐड कर दूँ तो इसके मिडल मोस्ट नंबर ये 2 हो जाते हैं, 7 और 8, है ना। तो तब हमारा मीडियन क्या होता? मीन ऑफ n/2 n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ टोटल कितनी टर्म्स हो गई? 6 टर्म्स हो गई। तो n/2 कितना आया? 3, और n/2 + 1 कितना आया? 4। तो थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन का हमें मीन निकालना है, मतलब इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर देना है। तो 7 + 8 कितना होता है? 15, अपॉन 2 कर दिया। तो मीडियन हमारा क्या निकल के आ गया? 7.5। तो ये हमारा मीडियन हो गया। गॉट इट? आई होप मीडियन आपको निकालना आया होगा। मोड कैसे निकालते हैं? मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर। ये तो काफ़ी आसान हो गया। जैसे 2 3 3 4 7 1 लिखा हो, ये आपको डेटा गिवन है। इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो बहुत ज़्यादा बार आ रहा हो? तो आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ 3 2 बार आ गया, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर, तो मोड इसका क्या हो गया? 3 हो गया। सिंपल। फिर उसके बाद ये कुछ ग्राफ हैं जो आपके काम आएंगे। बार ग्राफ क्या होता है? ये सब ग्राफ वगैरह हम कब पढ़ते हैं? जब हम आगे जैसे कोई बिजनेस फील्ड में जाता है तो हम ग्राफ से देखते हैं कि यार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अपने स्टॉक मार्केट अगर देखा हो तो उसमें लोग ऐसे देखते रहते हैं ना कि यार अभी तो मार्केट डाउन में जा रहा है। तो ये सब ग्राफ की हेल्प से देखते हैं। बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये सब हमारे बिजनेस और इन सब चीज़ों में काम आता है, डेटा में काम आता है, ठीक है। बार ग्राफ में क्या होता है? ये सारे आपको बार्स दे रखे होते हैं जिनकी अलग अलग हाइट होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी इनकी हाइट होगी, और सबकी विड्थ क्या होती है? बराबर होती है, और सबके बीच में गैप होता है, ठीक है। हिस्टोग्राम में क्या होता है? इनके बीच जो गैप होता है वो ख़त्म कर देते हैं, एकदम चिपका के बनाते हैं हम, ठीक है। बाकी इनकी हाइट और विड्थ, मतलब हाइट तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और विड्थ इनकी सबकी सेम होती है, ठीक है। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है? इसमें दूर दूर बने हुए हैं, हिस्टोग्राम में पास पास बने हुए होते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? जो हमारा हिस्टोग्राम है उसके यहाँ हम मिडल वाले पॉइंट अगर ले लें बार के,
और उन सभी को जोड़ते हैं हम। तो ये जो लाइन हमारी बनती है, ये लाइन हमारी कहलाती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, ये बार्स मैंने बनाए हैं ताकि आपको ये पॉइंट बता सकूं। बाकी नॉर्मल हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है, ठीक है, ऐसा हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ होता है, जो क्या बताने में हेल्प करता है, सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू क्या आ रही है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, तो मोड बताने का काम करता है। और कभी कभी इससे हम मीन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, पर मोस्टली मोड बताने के काम में आता है। सेम एज इट इज़ ये पाई चार्ट आपने देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है। यहाँ पे आपको कुछ डिग्री में दे रखा होता है और फिर आपसे एक्सपेंडिचर या इस सैलरी का कितना %, तो ये नॉर्मल आपको बस ध्यान रखना है कि ये पाई चार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। अभी हमने पढ़ा 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। लास्ट चैप्टर हमारा बचता है और आज का लास्ट टॉपिक 15th चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है भाई, किसी भी घटना के होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी, आशंका। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि ये घटेगा या नहीं घटेगा, ये घटना होगी नहीं होगी, चांसेस क्या है, 50-50 है या क्या है, हम अनुमान लगा रहे हैं, तो वो होता है प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये नॉर्मल हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की हमेशा किसके बीच में लाई करेगी, या तो 0 के बराबर, उससे बड़ी, या 1 के बराबर या 1 से छोटी। हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करेगी, और 0 और 1 भी हो सकती है। मैंने यहाँ इक्वल का साइन बना रखा है ना, तो 0 और 1 भी हो सकती है, पर हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी। अब 0 और 1 कब हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं मंडे के बाद संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं आपसे पूछूं मंडे के बाद संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर सेम मैं पूछूं मंडे के बाद ट्यूसडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये तो फिक्स हो गया कि मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, श्योर इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और दो प्रोबेबिलिटी, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होने की और वही सेम इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करें तो वो हमेशा 1 के बराबर होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी प्लस हेड्स ना आने की प्रोबेबिलिटी। जैसे एक कॉइन में हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2, प्लस हेड्स ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो भी 1/2 होती है, तो दोनों का सम क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये बेसिक प्रोबेबिलिटी थी आपके 9th के लेवल पे। आई होप आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा और सेशन आगे ज़्यादा ना बढ़ाते हुए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करना जो भी 9th की बेसिक मैथ्स पढ़ना चाहते हो। ओके, थैंक यू सो मच।